नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जेके स्मॉल क्लब में। अचानक से मार्केट में भारी गिरावट, और वो भी देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मेकर Hyundai मोटर इंडिया के शेयर्स में। 29 मई 2026 को आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने सबको हैरान कर दिया? आज के इस विश्लेषण में हम इसी फाइनेंशियल मिस्ट्री को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे की असली कहानी क्या है। कॉन्टेक्स्ट के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1092। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 29 मई को मार्केट क्लोज होने से ठीक आधे घंटे पहले अचानक से एक सुनामी आ गई। सेंसेक्स लगभग 1092 पॉइंट्स टूट गया और निफ्टी में 359 पॉइंट्स की गिरावट आई। यानी कि पैनिक किसी एक स्टॉक तक सीमित नहीं था, पूरे मार्केट में डर का माहौल बन गया था। आखिर 30 मिनट में अचानक सेल ऑर्डर्स की ऐसी बाढ़ आई कि अच्छे इन्वेस्टर्स घबरा गए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये कंपनी का अपना फेलियर था? क्या Hyundai का बिजनेस मॉडल अचानक से एक रात में खराब हो गया? या फिर ये एक मार्केट वाइड फिनोमिनन था? क्या लोगों ने अचानक इनकी गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया था? या फिर ये एक ऐसी टेक्निकल आंधी थी जिसमें आमतौर पर अच्छी कंपनीज भी लपेटे में आ जाती हैं? आज हमें यही समझना है कि ये कोई कॉर्पोरेट कोलैप्स था या सिर्फ एक इंडेक्स ड्रिवन टेक्निकल सेलिंग। और दोस्तों, इस पूरे सवाल का जवाब इस एक नंबर में छुपा है, $281 मिलियन। असल में इस गिरावट का मेन रीजन कोई बिजनेस प्रॉब्लम था ही नहीं। रीजन था Hyundai का MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर होना। ब्रोकरेज एस्टिमेट्स बताते हैं कि इस एग्जिट की वजह से लगभग $281 मिलियन के फोर्स्ड पैसिव फंड आउटफ्लोस ट्रिगर हुए। यानी कि लगभग $250 मिलियन से ज्यादा का पैसा अचानक से एक झटके में स्टॉक से निकल गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी शॉक था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये MSCI इंडेक्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है। चलिए इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, पहले स्टेप में जब कोई स्टॉक MSCI में शामिल होता है तो दुनिया भर के पैसिव फंड्स और ETFs को मजबूरी में उस स्टॉक को खरीदना पड़ता है। उन्हें कंपनी की हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने इंडेक्स को ट्रैक करना होता है, जिससे अचानक लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा स्टेप देखिए, जब स्टॉक उस इंडेक्स से रिमूव होता है तो उन्हीं फंड्स को मजबूरी में वो स्टॉक बेचना पड़ता है, और इस ब्लाइंड सेलिंग की वजह से एक मैसिव शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा Hyundai के साथ हुआ। लेकिन सिर्फ MSCI अकेला ये सब नहीं कर रहा था, इस गिरावट के कुछ और भी साथी थे। मार्केट में एक परफेक्ट स्टॉर्म बन चुका था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की तरफ से पहले ही बहुत सेलिंग प्रेशर था। ऊपर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मिडिल ईस्ट की टेंशन्स और लगातार बढ़ते ऑयल प्राइसेस ने मार्केट का मूड बिल्कुल बिगाड़ रखा था। और हाँ, कमजोर मॉनसून की आशंका से रूरल डिमांड पर असर पड़ने का डर तो था ही। ऑटो सेक्टर में वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। इन सब नेगेटिव फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट को इतना कमजोर बना दिया था कि MSCI एग्जिट की न्यूज़ ने बस आग में घी डालने का काम किया। अगर हम मार्केट के मोमेंटम को कंपेयर करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। जरा फरवरी 2025 के टाइम को याद कीजिए, जब कंपनी MSCI इंडेक्स में शामिल हुई थी तब क्या जबरदस्त बाइंग फ्रेंजी थी। फॉरेन फंड्स आ रहे थे, मोमेंटम बायर्स लगातार खरीदारी कर रहे थे। और अब मई 26 का वक्त देखिए, जैसे ही एग्जिट अनाउंस हुआ पूरा मोमेंटम रिवर्स हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने एग्रेसिवली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया और बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपना एक्सपोजर घटा लिया। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है दोस्तों, जो पैसा तेजी से आता है, टेक्निकल्स बदलने पर वो उतनी ही तेजी से बाहर भी चला जाता है। इतने सारे टेक्निकल डेटा और इस मार्केट पैनिक को देखने के बाद चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा शांत दिमाग से सोचते हैं। सबसे कोर सवाल पर आते हैं, क्या सच में कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं? क्योंकि देखिए, टेक्निकल नॉइज तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर कोई बड़ी दिक्कत है तभी डरने वाली बात है। तो क्या वाकई Hyundai की फैक्ट्री में ताले लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए इनके बिजनेस की असली रियलिटी को टेस्ट करते हैं। अगर हम इनके बिजनेस ट्रेंड्स की बात करें तो कंपनी आज भी इंडिया की टॉप पैसेंजर व्हीकल मेकर्स में से एक है। SUV सेगमेंट में तो इनका मार्केट शेयर बहुत ही स्ट्रांग है। इनका EV और हाइब्रिड पोर्टफोलियो लगातार एक्सपैंड हो रहा है, और ब्रांड रिकग्निशन के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें करंट चैलेंजेस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूरे ऑटो सेक्टर में ये कंपटीशन काफी बढ़ गया है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन्स पर काफी दबाव है, और हाँ, EV ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये चैलेंजेस सिर्फ Hyundai के नहीं है, बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर के हैं। फंडामेंटली कंपनी आज भी एक डोमिनेंट प्लेयर ही है। अब इन बढ़ते हुए ऑपरेशनल कॉस्ट से निपटने के लिए कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया। जून 2026 से उन्होंने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। पर इसके ना 2 पहलू हैं।
पॉजिटिव साइड देखें तो हायर प्राइसेस से कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन्स को काफी सपोर्ट मिलेगा, जो उन्हें महंगे कच्चे माल की भरपाई करने में मदद करेगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन भी है। प्राइसेस बढ़ने से मार्केट में कंज्यूमर डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, जो आगे चलकर प्रोलॉन्ग्ड मार्जिन इश्यूज क्रिएट कर सकती है। ये प्राइस हाइक करना जरूरी तो था, लेकिन हमें आने वाले समय में डिमांड पर बिल्कुल नजर बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों, इतने सारे डेटा पॉइंट्स को समझने के बाद हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? पहली बात, ये जो इतनी बड़ी गिरावट थी वो पूरी तरह से इंडेक्स ड्रिवन थी। यहां पर कोई कॉर्पोरेट स्कैम या डेट क्राइसिस नहीं चल रहा है। दूसरी बात, जब तक ये MSTI रीबैलेंसिंग का स्टेबलाइजेशन नहीं होता, तब तक आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस दौरान पैनिक सेलिंग या फिर बिना सोचे समझे एग्रेसिव बाइंग करने से बिल्कुल बचें। अपनी नज़र स्ट्रिक्टली आने वाले मंथली सेल्स डेटा और क्वार्टरली रिजल्ट्स पर रखें, क्योंकि लंबे समय में सिर्फ डेटा ही सच बोलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यहाँ दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। जब मार्केट में इस तरह का एक्सट्रीम पैनिक आता है, तो क्या हमें सिर्फ टेक्निकल नॉइज पर रिएक्ट करके नुकसान करवा लेना चाहिए, या फिर इस शोर शराबे के पीछे छुपी किसी बेहतरीन लॉन्ग टर्म वैल्यू को पहचानना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही डीपर एनालिसिस के लिए।